नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट की, जहां पर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। कई एग्री कमोडिटीज में आज लोअर सर्किट लग चुका है, जोरदार गिरावट है। चना, सरसों, कोरिएंडर और कॉटन केक में 4% तक की गिरावट आज दिखी है। सोयाबीन का वायदा भी करीब 3.25% लुढ़का है। कैस्टर और ग्वार का प्राइस भी दबाव में है। अब सवाल यह है कि आखिर ये मार्केट में हो क्या रहा है? क्या ये जो गिरावट है ये फंडामेंटल के मुताबिक है या फंडामेंटल के खिलाफ है? इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही टेक्निकल मार्केट का क्या कहता है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, जाने माने एग्री के एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल के एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट अमित खरे जुड़े हैं, जीसीएल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल पुखराज जी आपसे होगा। मैं आपसे फंडामेंटल पर बात करना चाह रहा हूं। चना, सरसों, धनिया और कॉटन, सारा का सारा एग्री मार्केट आज लाल है और जबरदस्त तरीके से गिरा है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? क्यों गिर रहे हैं और क्या फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है या कुछ गड़बड़ भी हो रहा है? नहीं, ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग तो नहीं है मृत्युंजय जी। ये बाजार जैसे चला है आज, एक के पीछे एक, ग्वार, चना, सरसों, सोयाबीन, सोया तेल, खड़, कपास, धनिया, टीएमसी, मतलब टर्मरिक, कैस्टर, सभी चीज मंदी है। अब ये समझ में नहीं आता, फंडामेंटल तो किसी एक पे, किसी दो पे, किसी तीन पे लागू होता है। ये तो फंडामेंटल तो बिल्कुल नहीं है। ये एक के पीछे एक घटे हैं। उल्टा आज फंडामेंटल हम देखें ना, तो जिस तरह से इन पिछले 2 दिनों में शनिवार और रविवार को वैक्सीन की खबरें आई है और सरकार जो वैक्सीन की तरफ बढ़ रही है, वो खबरें थोड़ी एडवांस आई है, तो उन खबरों के बावजूद भी इस तरह बाजार का घटना, मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग हो रही है इसकी। कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति इसके अंदर जो ट्रेड कर रहा है वो जो फंडामेंटल के खिलाफ है। यानी छोटा व्यक्ति जो छोटे शहरों में बैठा है वो ये सोचता है कि कोविड इसकी वैक्सीन आ रही है, तो इतने दिन तो वैक्सीन की तारीखें नहीं आ रही थी, अब तो आ रहा है कि जनवरी पहले वीक में शुरू, दूसरे वीक में शुरू हो जाएगी। तो उसके बावजूद जो इस तरह मंदा हुआ है ना मर्चेंट जी, पक्का मानिए फंडामेंटल के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, ये देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये फंडामेंटल से लिंक्ड नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप ये बात बिल्कुल ठीक है, जब कोरोना का मामला आया था तब दाम गिरे थे और तब लोगों को ये उम्मीद थी कि जब वैक्सीन की खबर आएगी तब एग्री में रौनक लौटेगी। लेकिन अब जब वैक्सीन की खबर एक के बाद एक आ रही है, उसके बाद भी ये तेज गिरावट कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। अब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है ये समझते हैं। अमित खरे हमारे साथ हैं। अमित जी बताएं टेक्निकली। अभी अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा कि टेक्निकली जिन 4 कमोडिटी की भी हम बात कर रहे हैं, चना, कोरिएंडर, कॉटन केक, सरसों, टेक्निकली अब इसका मार्केट आपको कैसा लग रहा है? चने से शुरुआत कर लेते हैं। क्या चने में टेक्निकली अब कुछ तेजी की उम्मीद है या अभी और गिरावट बाकी है? संजय भाई, चना अभी अपन दिसंबर की बात करेंगे। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी रनिंग में है। और आवाज आ रही है? जी 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 जी। तो ये लगभग 4% के लोअर सर्किट 4589 4589 के आसपास पे बंद हुआ और इसमें काफी टेक्निकली देखें तो पैनिक सेलिंग आई है, जबकि फंडामेंटल काफी मजबूत है। और टेक्निकल लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें, चना में 4500 4450 के आसपास से कहीं ना कहीं हमें अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा करंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो ट्रेडर्स को कहीं मन मजबूती का बना के रखना चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर है और 1-2 दिन में ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो 4500 के आसपास से 4450 की रेंज से जहां से चना वापस चला था स्टार्टिंग में, वहां में बाइंग बनानी चाहिए और एक 4400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। चना वापस फ्यूचर में 4900 से लेके 5100 तक के लेवल हमें इसमें में देखने को मिलेंगे। ये आप दिसंबर वायदा की बात कर रहे हैं?
हाँ जी, दिसंबर के हिसाब से। तो दिसंबर वायदा की एक्सपायरी मेरे ख्याल से 18 दिसंबर को है और आज हम 7 दिसंबर को हम ये बात कर रहे हैं। मतलब टोटल 11 दिन है, इसमें ट्रेडिंग सेशन 4 दिन आप और माइनस कर दें, 4-5 दिन। तो ये मुमकिन है क्या कि 7-8 दिन में मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब 600-700 रुपए की तेजी आ जाएगी? ये संभव आपको दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं इसको, जैसे अभी इसमें 4-5 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, तो करंट वायदा अगर दिसंबर वायदा 4500-4450 की रेंज में जाता है तो अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको टेक्निकली आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। पुखराज जी, मैं आपसे सर एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड से लोगों से बातचीत करते हैं। फंडामेंटली क्या उम्मीद की जाए क्या कि अब आगे तो कुछ रौनक लौटेगी एग्री मार्केट में, क्योंकि अब वैक्सीन की बात भी आ रही है, अनलॉक में हम पहुंच चुके हैं। क्या क्या उम्मीद की जाए? आप क्या ग्राउंड पर भांप पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ग्राउंड पे अपन देखें तो जैसे वैक्सीन की बात आती है वैसे ही बाजार में तेजी आनी चाहिए, और ये निश्चित रूप से आएगी। 2-3 दिन बाद आएगी, जब इसके अंदर खुदरा ट्रेडर हैं वो इसे निकल जाएंगे तो तेजी आ जाएगी। दूसरी बात है कि अभी जो सरकार जो कृषि आंदोलन से जूझ रही है, जैसे कल पूरा भारत बंद बुलाया उन्होंने, तो सरकार भी ये चाहती है कि एग्री के मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरे। इसका तुक भी किसान आंदोलन के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है लोगों में एक भावना ये भी बनी है कि शायद बड़े यदि ये बिल को वापस ले लेंगे तो बड़े कॉर्पोरेट है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, तो ये भी एक वजह बनती है। तो फंडामेंटल हम देखें तो मृत्युंजय जी, कोई भी बाजार माइनस पे या मंदे पे नहीं रहना चाहिए था। जो ये मंदे पे रहा है उसकी ये एक अजीब सी बात है कि ये क्यों मंदा हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? जिस शेयर मार्केट है लगातार बढ़ा है, तो पॉजिटिविटी है उसके अंदर की भी ठीक है, आगे जाके वैक्सीन आ जाएगी, समय ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। जब कोरोना की खबरें आई तब बाजार मंदा हुआ था, पर जब कोरोना के वैक्सीन की खबर आ रही है तब बाजार का मंदा होना, ये तो कोई विशेषज्ञ नहीं बता सकता। और जहां तक मृत्युंजय जी टेक्निकल की बात है, टेक्निकल हर मंदी पे मंदी और हर तेजी पे तेजी बताएगा, फंडामेंटल तो वैसे नहीं बोल सकता सर। हाँ, ये ठीक बात है कि आपने बताया कि जब वैक्सीन की खबर आने वाली है तो फिर मतलब वैक्सीन की खबर आ रही है तो फिर मंदा क्यों? अब अमित जी, मैं आपने चने के बारे में बताया, अब आप बताइए कोरिएंडर, कॉटन सीड ऑयल केक और मस्टर्ड की टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं? नितिन भाई, अभी अपन आरएम सीड की बात कर लेते हैं। तो आरएम सीड जैसे दिसंबर 5577 के आसपास बंद हुआ, और इस समय ट्रेडर्स को जो है 5500 के आसपास एक खरीदारी करके चल रहे हैं, करंट भाव से 50-60 पॉइंट नीचे, और ऊपर में इसमें वापस 800 से 6000 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम 5450 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड बनाना चाहिए, 5500 के आसपास खरीदें, 5450 का हमारा स्टॉप रहेगा, 5900 से 6000 रुपए तक का इसका टारगेट रहेगा। ये जो अभी डाउनफॉल टाइम से देखते हैं, ये 2-4 दिन के लिए है, ये वापस फिर से हम देखेंगे कि रिकवरी का मोड वापस देखने को मिलेगा। ओके। और ये बाकी कॉटन केक कोकोट की अगर हम बात करें तो दिसंबर कोकोट लगभग 2006 के आसपास बंद हुआ, 4% लोअर सर्किट पे बंद हुआ, और इसमें हमारा जो एंट्री रेंज है वापस 1980 से लेके 1950 की रेंज में इसमें कहीं पे भी एंट्री करें। ऊपर में हमारा जो टारगेट रहेगा इसका शॉर्ट टर्म के लिए 2150 से लेके 2200 रुपए तक रहेगा, और नीचे में 1900 रुपए का एक हम करने एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे जी। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि अभी क्या टेक्निकल चार्ट पे इन कमोडिटीज का प्राइस दिख रहा है, और भी गिरावट है, आगे अलग अलग कमोडिटी पर हम बात करेंगे। लेकिन पुखराज जी, आखिरी सवाल आपसे, आपने चूंकि किसान आंदोलन का जिक्र छेड़ दिया और यहाँ पर यह बात हो रही है कि ये दबाव बनाया जा रहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, और जो कानून सरकार ने बनाए हैं कृषि कानून उसको निरस्त किया जाए, ये किसानों की तरफ से मांग है। आप चूंकि बहुत लंबे समय से कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं, खास करके एग्री मार्केट से, आप कारोबारियों के बीच में रहते हैं, आप एपीएमसी मंडी में बैठते हैं और किसानों से आपकी बातचीत होती है, आपका नजरिया इसके ऊपर क्या है? मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। ये देखिए, जो बिल सरकार लाई है वो निश्चित रूप से किसानों के हित में है, अहित में तो नहीं है। और यहाँ अहित कहीं हो रहा है तो मध्यम वर्गीय व्यापारी का हो रहा है, क्योंकि मंडियों से कारोबार बाहर निकल जाएगा, ये बात फाइनल है। पर ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं
उसको उसको सिर्फ ये आशंका है, एक भय है भविष्य का कि कहीं एमएसपी को खत्म नहीं कर दें। अभी हम कानून को देखें तो इसके अंदर कोई खामी नहीं है, ये किसानों के पूरे फायदे के लिए है। यदि कॉर्पोरेट आते हैं, जैसे लिक्विडिटी की कमी है कमोडिटी मार्केट के अंदर, और बड़े कॉर्पोरेट या विदेशी कंपनियां आती है तो निश्चित रूप से इसमें धन आएगा, तेजी आएगी। तो ये बात जो सीए और एनए पे हुई थी, जिस तरह का आंदोलन हुआ था, उसमें भी आशंकाएं जाहिर की थी कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, हमें नागरिकता नहीं मिलेगी। यही आशंका आज की जा रही है कि एमएसपी हट जाएगी। सरकार लिखित में एमएसपी के लिए देने को तैयार है, पर वो अधिनियम में नहीं ला रही है। यही किसानों की ये चिंता है। जहां तक ये कानून की बात है, कानून बहुत अच्छा लाए हैं ये, और जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून लाए हैं सर, 50 साल से मैंने देखा है व्यापारी लगातार हड़ताल कर रहे थे। मैं भी इसके बीच में एक बार अंदर गया हूँ इस आंदोलन के अंदर, तब हमारी मांग नहीं मानी गई थी। अब जब ये मांग मान ली गई है, या मान लो आवश्यक वस्तु अधिनियम हटा दिया है, तो व्यापारियों ने इसका स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं स्वागत किया? कि दूसरे जो हैं वो व्यापारियों को तंग कर रहे हैं, कानून छोटे व्यापारियों को, मध्यम व्यापारियों को तंग कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा है। मृत्युंजय जी, मैं आज आप एक सवाल पूछना चाह रहा था जी, आपकी इजाजत तो मैं पूछ लूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, मैं अमित खरे जी टेक्निकली आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या शुक्रवार को टेक्निकल्स को ये आशंका थी कि सोमवार को इस तरह से बाजार गिरेगा? जी बताइए अमित जी, टेक्निकल चार्ट पे क्या ये इंडिकेशन मिल रहा था क्या फ्राइडे को कि मंडे को मार्केट एकदम ध्वस्त हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा? ना टेक्निकल चार्ट पे ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं था कि इतना बड़ा चलेंगे। बताइए अमित जी, तो आज क्यों ऐसा गिर गया? आज टेक्निकली कुछ वजह देख रहे हैं क्या आप गिरने की अमित जी? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि टेक्निकली इतना बड़ा फॉल का ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं था। ये थोड़ा सा कभी कभी एनसीडीएक्स में हो जाता है लूज फॉल। ओवर सेलिंग है। अच्छा, हाँ, ओवर सेलिंग है जी। ठीक बात है। चलिए, तो पुखरा जी आपका जवाब भी मिल गया। बहुत शुक्रिया पुखरा जी आपका, अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एग्री मार्केट की चाल को टेक्निकली और फंडामेंटली समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और सोने चांदी की बात करें तो चांदी में आज गिरावट काफी ज्यादा है। हमारे साथ तीन और खास मेहमान हैं, अनुज गुप्ता हैं, बीरेन वकील हैं, योगेश सिंघल हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब, क्या लग रहा है आपको, चांदी के दाम क्यों गिर रहे हैं? क्या रीजन है और गिरेंगे क्या? अच्छा, यही सवाल बीरेन जी मेरा आपसे होगा। अभी योगेश सिंघल जी जुड़े नहीं है हमारे साथ। बीरेन जी, चांदी में गिरावट की कोई खास वजह? डॉलर में थोड़ा रिबाउंड आया है। डॉलर इंडेक्स 90.60 था, जो अभी 91.30 है। और थोड़ा यूरो भी थोड़ा हल्का सा कमजोर है। बेसिकली ये रेंडिंग की ये पोजीशन शफलिंग रिशफलिंग हो रही है। सिल्वर थोड़ी अंदरूनी भी थोड़ी कमजोर लग रही है मुझे कंपेयर टू, क्योंकि बेस मेटल्स में भी ऊपर के भाव से सेलिंग आया है। ये गिरावट थोड़ी आगे शायद जानी चाहिए, 6200 तक जानी चाहिए। ओके, सिंघल साहब, आपकी क्या राय है? चांदी के दाम क्यों गिर रहे हैं और क्या चांदी में अभी और गिरावट की संभावना है क्या? देखिए, जो ये कोविड में आपको याद होगा कि कोविड में बंद बाजार में तेजी आई थी सोने चांदी के अंदर। अभी जो दवाई आई है इसके बारे में जो इसका मंदा आना है वो भी बाकी है। अभी दवाई का जब तक मंदा नहीं आएगा, जब तक बाजार रिकवरी नहीं ले सकता, तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए, बाजार पे नजर रखनी चाहिए कि अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अच्छा, और गोल्ड पर क्या नजरिया है आपका सिंघल साहब? सोने में क्या होगा अभी? और देखिए, गोल्ड 38,000 रुपए का लो था जब लॉकडाउन लगाया था हमारे भारत सरकार ने, और उसके बाद में 56,200 रुपए तक ऊपर में गया था। तो अभी बाजार ये 48,390 रुपए का लो टच करके, और अभी ये 50,000 49,000 कुछ पे खड़ा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि अभी थोड़ा सा करेक्शन बनता है। अभी बाजार थोड़ा सा तेज होने के बाद भी नीचे की तरफ ही देखता हूँ। कितना नीचे?
नीचे में देखिए अभी कितना नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी कोविड की जो दवाई आएगी 46,000 आए, 45,000 आए, 42,000 तक आए। अब वो इस चाल के ऊपर है कि वो कितना नीचे मतलब बाइंग सेलिंग पे मतलब ट्रांजिशन होगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो 48,000 रुपये का जो वो है उसको बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेगा। जब तक ये 48,000 या $1,800 नहीं तोड़ता है, जब तक बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन अभी बाजार हमें ऐसा लगता है कि दबाव में है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सिंघल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अनुज जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे के ट्रेडर को इस भाव पर सोने में और चांदी में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। क्योंकि मॉर्निंग से एक अच्छा गिरावट यहाँ देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। तो प्योरली इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव बना है, क्योंकि $1,800 के ऊपर सस्टेन किया है और वीकली बेसिस पर भी पॉजिटिव साइड में क्लोज किया है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करके चल सकते हैं। गोल्ड में ऊपर टारगेट करीबन 49,300 49,400 तक मिल सकता है और सिल्वर में टारगेट करीबन 63,500 तक देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर बनाया जा सकता है। अच्छा, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ये बात हो गई सोने की और चांदी की। अब हम बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल का मार्केट भी नीचे है, 23 रुपए की कमजोरी है, 3384 का लेवल है और इस वक्त दबाव में है मार्केट। क्या क्रूड में आज शाम के कारोबार में गिरावट की संभावना आपको दिख रही है बीरेन जी? मुझे थोड़ा डाउन लग रहा है। 3260 3280 तक मार्केट जा सकता है। अगर 3260 होल्ड नहीं कर पाया तो मैं भी 3220 तक भी जाएगा। मैं स्ट्रिक्टली आज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बट ये 2 दिन तक का व्यू है। बट आज तो डेफिनेटली करंट लेवल से भी मैं सेल साइड प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। नेचुरल गैस में आज अनुज जी बहुत तेज गिरावट है और अभी नेचुरल गैस के दाम 6.5% नीचे हैं, 178 के करीब पहुंच चुका है। क्या हो क्या रहा है इसमें और क्या आगे का प्राइस आउटलुक है आपका नेचुरल गैस पर? मृत्युंजय जी नेचुरल गैस अगर देखें तो ओवरसोल्ड जोन में है। मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी आना चाहिए, क्योंकि आगे विंटर सीजन की डिमांड भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं करंट रेट से। स्टॉप लॉस 174 पे लगाए, टारगेट हमें लगता है 185 189 तक मिल सकता है। तो खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि यहाँ पर करना चाहिए। खरीदारी यहाँ पर लौटने को देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग लौट सकती है, बाइंग देखने को मिल सकती है। बीरेन जी, आपका व्यू बेस मेटल के ऊपर क्या होगा? ओवरऑल मेटल के ऊपर क्या आउटलुक है आपका और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल में कौन सा काउंटर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? वैसे मिला जुला कारोबार है, बट फिलहाल कॉपर में शॉर्ट कर सकते हैं 594 के आसपास। 586 का टारगेट होना चाहिए, 599 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। किसी को अगर बाई साइड ट्रेड लेना है तो लेड में 157 पे बाय कर सकते हैं। 155.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट 159 160 तक रख सकते हैं। अनुज जी, आपकी टॉप पिक बेस मेटल में? देखिए बेस मेटल में मुझे लगता है कि आज का ट्रेंड थोड़ा सा वीकनेस का रहेगा, तो कॉपर और जिंक दोनों को ही मैंने सेलिंग के लिए चुना है। कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं, नीचे टारगेट करीबन 585 तक मिल सकता है और जिंक के अंदर भी बिकवाली कर सकते हैं करंट रेट से। स्टॉप लॉस 216 का लगा, टारगेट नीचे करीबन 212 211 तक मिल सकता है। तो जिंक और कॉपर दोनों में ही बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जिंक और कॉपर दोनों में आपके हिसाब से बिकवाली का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। ये राय आपके लिए बेस मेटल पर है। बीरेन जी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर मैं आपसे गोल्ड के बारे में पूछूं तो क्या राय होगी आपकी? क्या 49,000 के आसपास निवेश करना चाहिए क्या 1-1.5 साल के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो नई कैबिनेट आएगी बाइडेन की, वो क्लियरली प्रो स्टिमुलस होगी। पिछले प्रेसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो नेचुरली काफ़ी बुलिश रहेंगे। और जेनेट येलेन है न्यू ट्रेजरी सेक्रेटरी,
और साथ में पोवेल साहब भी है, तो एक फाइनेंशियल लिक्विडिटी के त्रिदेव एक साथ है, बाइडेन, येलेन और पोवेल। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से काफ़ी अच्छा रनअप आना चाहिए, एक बार 20 जनवरी का वो नया प्रधानमंडल आ जाए तो। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अनुज जी, आपका नजरिया पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से गोल्ड के ऊपर क्या होगा? आपने इंट्राडे के बारे में बताया, लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा हो गोल्ड में तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पोजिशनल के लिए भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि पोजिशनल ट्रेडर्स को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे सिंघल साहब ने भी कहा कि थोड़ी गिरावट यहाँ देख सकते हैं, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं 48,000 के आसपास के लेवल्स का वेट करें, वहाँ पर आए तो खरीदारी करके चलें। हमें लगता है कि 2021 में दोबारा से रेट 55,000 60,000 के देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि गोल्ड अभी जो चल रहा है वो बुल रन में चल रहा है और टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा बॉटम बनाया है इसने। तो मुझे लगता है कि ये जो अब जो गिरावट आई है, जैसे एक करेक्शन है जिसको हम रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, तो रिट्रेसमेंट से अच्छा रिकवर होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 48,000 के आसपास खरीदारी करें। 55,000 60,000 के लेवल 2021 में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये नजरिया, मतलब सारे लोग गोल्ड में आगे तेजी में हैं और सबको ये लगता है कि आगे गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तेजी की बात गोल्ड में की जा रही है। एक बड़ा फैक्टर करेंसी का भी है बीरेन जी, कि रुपी की जो चाल होगी आगे, उसका इम्पैक्ट भी हम बुलियन मार्केट के ऊपर देखेंगे। तो आपका आउटलुक डॉलर के मुकाबले रुपए के ऊपर अभी क्या है? वर्ल्ड मार्केट में डॉलर काफ़ी कमज़ोर हुआ है, 104 से 91 तक आ गया है। तो उसके हिसाब से रुपी को एक्सटर्नल डॉलर की वीकनेस का फ़ायदा मिला है। लेकिन ये भी साथ में तय है कि दूसरी इमर्जिंग एशियन करेंसी बेहद स्ट्रांग हुई है कंपेयर टू डॉलर। रुपी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है क्योंकि हमारी फिस्कल डेफिसिट चिंताजनक है और हम स्टैग्फ्लेशन में फंसे हुए हैं। तो ये देखते हुए आगे मुझे रुपी हल्का सा कमज़ोर लगता है। मैं भी कि मार्च के पहले हम इसको 76 के आसपास देखेंगे। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल जिंक में रहेगी। जिंक में बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट करीबन 212 211 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। कपास अप्रैल एनसीडीएक्स सेल प्रेफर करूंगा मैं 1182 पे, 1198 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1155 का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में खरीदारी करके चले 3340 में, स्टॉप लॉस 3260 का रहेगा, टारगेट 3450 तक। तो खरीदारी का ट्रेड क्रूड में बना सकते। जी, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करना फायदे का सौदा होगा।